मैं उसके सामने खड़ा उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मेरी आंखें लाल अंगारे जैसी हो चुकी थीं और नसें गुस्से के मारे तन गई थीं। मुझे तो जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुझसे ऐसी मांग भी कर सकता है, बिना किसी शर्म या लिहाज के। उसने कितनी ढिठाई से ये सब कह दिया था, और जब मुझे यकीन आया तो मैंने घूंसा उसके चेहरे पर जड़ दिया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह से रिएक्ट करूंगा, इसीलिए वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर उठते ही उन्होंने कहा कि अब मेरी कीमत दोगुनी हो गई है। पहले सिर्फ एक रात की बात की थी, अब 2 रात के लिए मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए होगी, और अगर तुमने मुझ पर दोबारा से हाथ उठाया तो 2 से 3 रातें कर दूंगा, और फिर इसी तरह से बढ़ाता चला जाऊंगा। उसने अपनी उंगली मेरे लाल पड़े चेहरे की ओर उठाई और मैं और भी लाल हो गया था। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? तुम होश में तो हो ना? तुम मुझसे किस तरह की मांग कर रहे हो, घटिया इंसान? वो कहने लगा, खुद ही तो कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, और मेरी यही शर्त है। और तुम जानते हो ना कि मैं कितना जिद्दी इंसान हूँ। एक बार जो बात अपने मुंह से निकाल दूं, उसे पूरा करके ही रहता हूँ। तुम जानते हो कि मेरे सामने तुम इनकार नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, और ऐसी औरत तुम्हारे पास भला क्यों रहेगी जिसकी जेब में एक ढेला तक ना हो। ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, बस 2 रात की ही तो बात है, और 2 रातें भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, वरना मैं तो सिर्फ एक रात के लिए मांग रहा था। वो कमीनेपन से हंसा था और मैं अंदर तक जल के राख हो गया। मुझे आज पहली बार अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। इस कंपनी को खड़ा करने में मैंने 10 साल लगाए थे, और मेरे सामने खड़ा इंसान मेरा पार्टनर था, जिसके साथ मिलकर मैंने इसकी नींव रखी थी। मगर तब मैंने उस पर आंखें मूंद करके विश्वास किया था, इसीलिए मेरे सारे दस्तावेज उसी के पास थे, और उसने मेरे इस भरोसे का इतना गलत फायदा उठाया कि मुझसे उन पर साइन करवा कर कंपनी के सभी शेयर अपने नाम पर करवा लिए। और जब मैं 5 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंच गया तो उसने मुझे मुंह के बल गिरा दिया। वो मेरा दोस्त था, मगर वो इतनी घटिया होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। और जब मुझे उसकी असलियत का पता चला तो पानी सिर से बहुत ऊपर निकल चुका था। मगर उसने मुझसे एक शर्त रखी थी, सिर्फ एक शर्त, पर मुझे मेरी कंपनी के शेयर लौटाने को वो तैयार था, अगर मैं अपनी बीवी को उसके हवाले कर देता। और मैं उसकी ये शर्त सुनकर ही गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया था। मैं इतना बेगैरत इंसान नहीं था कि अपनी जान से प्यारी बीबी को उसके हवाले कर दूं। कोई भी मर्द इतना बेगैरत नहीं होता, और मेरा ये रिएक्शन बिल्कुल जायज़ था। मगर उसने मेरे घूंसे का जवाब एक रात और बढ़ाकर दिया था, और मैं उसे बेबसी से गुस्से से देख रहा था। काश कि मैंने उस पर इस तरह से भरोसा ना किया होता। मगर अब शायद हर चीज रेत की तरह मेरी मुट्ठी से निकलने वाली थी। मेरे ताश के पत्तों के बना अपना सपना बस बिखरने ही वाला था, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उसकी ये घटिया शर्त नहीं मान सकता था। भला मैं अपनी ईशा को उसके हवाले कैसे कर सकता था? नहीं, कभी नहीं। और चाहे मैं सड़क पर ही क्यों ना आ जाऊं, मैं कभी भी किसी मर्द की गंदी नजर अपनी ईशा पे नहीं पड़ने दूंगा। मैंने दिल में एक इरादा किया और उसे भी धमकी दी, खबरदार, जो आइंदा अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया। और रही बात इस कंपनी के शेयर्स की, तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा और वहीं पर हमारी बात होगी, क्योंकि सिर्फ एक दस्तखत के आधार पर तो सब कुछ अपने नाम करवा लेना इतना आसान नहीं है। मैंने उसे चुनौती दी थी, और वो ठहाका लगाकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरी जान, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, बल्कि पक्का काम किया है। तुम जिससे कोर्ट में चाहे चले जाओ, मेरी तरफ से खुली छूट है। मगर तुम्हें घुटनों के बल मेरी तरफ ही आना पड़ेगा, और फिर मेरी इस पेशकश को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जानता हूँ कि सिर्फ 2 रातों के लिए तुम सड़क पर आना बर्दाश्त नहीं करोगे। बस जरा ही सी तो कुर्बानी है, ऐसा भी क्या कर लूंगा मैं 2 रातों में उसके साथ। वो आखिर में बड़े ही जोर से बेशर्मी से हंसने लगा, और मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या कर डालूं, या फिर अपना ही सर दीवार में मार लूं। मैं गुस्से से फनफनाता हुआ वहां से निकल पड़ा, क्योंकि अगर मैं कुछ देर और
उसके सामने रहता, उसकी शक्ल देखता, तो शायद गुस्से के मारे उसका कत्ल ही कर देता। मगर ये तो तय था कि मैं उसकी गीदड़ भभकियों में आने वाला नहीं था। आखिर कोई तो तरीका होगा, मगर शायद ये मेरी खुशफहमी थी और शायद मुझे आखिर में उसके आगे झुकना ही था। इस बात से बेखबर मैं गुस्से से तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मेरा गुस्सा और जुनून बढ़ता जा रहा था और मैं जानता था कि मैं इस जुनून को कौन ठंडा कर सकता है, और मैं उसी के पास जा रहा था। मैं जब घर पहुंचा तब तक मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। ईशा चिंतित होकर मेरी तरफ आई और मेरा कोट उतारा। कहने लगी, क्या बात है? लगता है आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था। मुझे तो भूलते ही जा रहे हो। उसने हल्का सा सिकवा किया। मैंने कहा, तुम कोई भूलने वाली चीज हो? तुम तो मेरी जिंदगी का असल खजाना हो। तुमसे बढ़कर मुझे किसी चीज से लगाव या प्यार नहीं। उसने कहा, क्या हो गया है? आज आपको आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। मैंने उसे दोनों कंधों से थाम कर अपने पास खींचा, उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे और उसका माथा चूम लिया। मैंने कहा, तुम ही मेरे सुकून का जरिया हो। तुम्हारे बिना जीने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी आंखें फिर से लाल होने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी छलक पड़ेंगी। वो चिंता से मेरे माथे को छूने लगी और बोली, क्या हो गया है आयुष? मुझे बताओ, कुछ हुआ है क्या? तुम इस तरह खोने की बातें क्यों कर रहे हो? वो चिंता दिखाने लगी थी। मेरा और ईशा का ऐसा रिश्ता था कि हम बिना कहे एक दूसरे के दिल का हाल जान लेते थे। वो मेरी आंखें पढ़ लेती थी और मैं उसके दिल की हर धड़कन को समझता था। भला मैं ईशा को किसी और के हवाले कैसे कर सकता था? क्या मैं इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता था कि अपनी कंपनी के लिए अपनी बीवी, अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत से हाथ धो लूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि असल में उसने इतनी गिरी हुई बात मुझसे क्यों की। हमारी इतनी पुरानी यारी थी और वो तो ईशा का अच्छा दोस्त भी था। वो इतनी घिनौनी बात कैसे कर सकता था? मैं ईशा को देख रहा था और सोच रहा था कि राहुल के बारे में उसे क्या कहूं। उसने मेरे चेहरे के सामने चुटकी बजाई और पूछा, किस सोच में गुम हो गए हो? खाना लगा दूं आपके लिए? मैंने कहा, हाँ, तुम खाना लगाओ, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। वो मुस्कुराकर चली गई। अगर मैं ईशा को बता देता कि राहुल ने कितनी घिनौनी मांग रखी है, तो शायद वो मुस्कुराना भूल जाती और इसी वक्त गुस्से में आकर उसे एक जोर का थप्पड़ मारती। मगर मैं ईशा को अभी कुछ बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं राहुल की बात कभी भी मानने वाला नहीं था। यही मेरी सोच थी। लेकिन जो इंसान सोचता है वैसा हकीकत में हो जाए, ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी हकीकत हमारी सोच से परे और बहुत उल्टी होती है और हम बस हाथ मलते रह जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं ईशा को कब से इतना चाहने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी नसों में जिंदगी बनकर दौड़ने लगी हो। हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी और मैं और राहुल बिजनेस डिपार्टमेंट के थे। हम तीनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन मेरा और ईशा का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर कुछ और था। ऐसा रिश्ता जो दिखाई नहीं देता था, मगर फिर भी सबको नजर आने लगा था। जब कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में मैंने ईशा को एक गुलाब दिया, तो वो बोली, कॉलेज छोड़ने के बाद हम एक दूसरे को नजर नहीं आएंगे। शायद तुम मुझे भूल ही जाओ। वो जैसी हल्की नाराजगी से बोली थी और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान हुई। मैंने कहा, ये हाथ मैं हमेशा के लिए थामना चाहता हूँ। इसे तुम्हारे पापा से मांगना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मेरी बात को। वो एकदम से शर्माई और बोली, फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? हम तो दोस्त हैं ना। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें कभी दोस्त नहीं समझा, बल्कि तुम मेरी दोस्त से बहुत आगे बढ़कर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ और तुम्हें जिंदगी में शामिल करना हो, उसे फ्लर्ट नहीं, उससे इश्क किया जाता है। वो एकदम से शर्मा गई। यूं हमारे कॉलेज के दिन खत्म होते ही हमारी मोहब्बत की शुरुआत हो गई। राहुल ये बात नहीं जानता था, क्योंकि मैं उसे तब बताना चाहता था जब मेरी और ईशा की सगाई पक्की हो जाती। ये उसके लिए सरप्राइज होने वाला था, क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत की चर्चा कभी किसी से नहीं की थी। बस अपने दिल के निचले खानों में इसे दबा कर रखा था। कॉलेज के बाद मेरा और राहुल का साथ मिलकर बिजनेस करने का प्लान था। हम दोनों ही बहुत काबिल स्टूडेंट थे।
हमारी आंखों में कुछ करने के ख्वाब थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के सपने थे और हमारी दोस्ती भी गहरी थी। इसीलिए हमने अपने एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत पहले ऑनलाइन की थी, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने सोचा था पहले एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपना बिजनेस फैलाएं और फिर अपनी एक कंपनी बनाएंगे और उसे और भी बड़ा करेंगे। इस दौरान ईशा के साथ मेरी मुलाकातें होती रहीं। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि 1 साल के अंदर अंदर उसे अपना बना लूंगा। तब तक मेरा बिजनेस भी खुद चल जाएगा और ईशा के घर वालों के पास इनकार करने की वजह भी नहीं होगी कि लड़का बेरोजगार नहीं है। हम अक्सर गेट टुगेदर भी रख लेते थे। मैं, राहुल और ईशा महीने में एक बार कहीं न कहीं साथ मिलते और खूब मस्ती करते थे। मुझे कभी-कभी लगता कि राहुल को बता देना चाहिए, मगर मैं डायरेक्ट सगाई में उसे बुलाकर सरप्राइज देना चाहता था। और ठीक 1 साल बाद आखिरकार मैंने ये कारनामा कर ही लिया और ईसा के साथ मेरा रिश्ता पक्का हो गया। हमारी साइट भी चलने लगी थी और ऑनलाइन काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलने लगे थे। मैं और राहुल दिन रात मेहनत कर रहे थे और अब तो मुझे अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था। ऊपर से ईशा को पाने की खुशी से मैं हर समय अपने होठों पर मुस्कान लिए रहता। राजेश, जो कि हमारी टीम में था, वो काफी टटोलने में लगा हुआ था मुझको, लेकिन मैं उसे हर बार टाल देता था और कहता कि समय आने पर सब बता दूंगा, ये एक सरप्राइज है। जब मैं एक आंख दबाकर ये कहता तो वो सोच में पड़ जाता। फिर जब मैंने राहुल के सामने अपनी सगाई का निमंत्रण रखा तो वो सन्न रह गया था। वो मुझे हक्का बक्का होकर देखने लगा। जब उसने कार्ड पर आयुष के साथ ईशा का नाम देखा तो उसकी उंगलियों में साफ साफ कपकपाहट होने लगी थी और उसका चेहरा चूने के जैसा सफेद पड़ गया था। राहुल ने पूछा, ये क्या मजाक है आयुष? मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा और एक आंख दबाई। फिर कहा कि ईशा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, सबसे बड़ी ख्वाहिश जो पूरी होने के करीब है, और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कुछ क्षणों के लिए वो बिल्कुल चुप होकर मुझे देखता रहा। मैंने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई और कहा, क्या हो गया? सांस क्यों अटक गई? उसने कार्ड मेज पे पटक दिया और कहा, मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था और वो मुंह दूसरी तरफ करके कंप्यूटर पे काम करने लगा। मैंने उसके कंधे पे झुकते हुए कहा, सॉरी यार, गलती हो गई। इस तरह मुंह तो मत फुलाओ। ईशा कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी जो मैंने तुमसे छीन लिया। मैंने ये बात मजाक में कही थी, मगर उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया था। वो गुस्से के मारे मुझे देखने लगा और फिर अचानक खड़ा होकर मेरे सामने आ गया। उसने कहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे ईशा पसंद है तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? क्या तुम मेरी बात मान लोगे? उसकी बात सुनकर तो मैं एकदम से सन्न हो गया था। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये कौन सा मजाक है? उसने कहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने मेरे साथ किया, बल्कि तुम दोनों ने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा, देखो राहुल, ईसा सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर हम दोनों शादी कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? हाँ, तुम्हें देर से बताया, ये मेरी गलती है और मैं इसे मानता हूँ। लेकिन अगर पहले भी बता देता तो तुम क्या कर लेते? क्योंकि ईसा सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। ईसा से तुम कैसे प्यार कर सकते हो? वो तो तुम्हारी दोस्त है ना? राहुल कहने लगा, क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारी भी तो वो दोस्त थी ना? अगर तुम उससे प्यार कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं। आयुष ने कहा कि तुमने भी तो नहीं बताया, और अब रखो उसे। अपने नाम करने के बाद मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसने जैसे मुझसे शिकायत की थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मैंने उसे दोनों कंधों से पकड़ लिया और कहा, सॉरी यार, अगर हमने तुम्हें हर्ट किया हो तो माफ कर दो। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, सिर्फ इस वजह से नाराज मत हो हमसे। ये तो दिलों के मामले हैं, दिल जिस पर आ जाए क्या किया जा सकता है? राहुल ने कहा, सच यार, दिल जिस पर आ जाए भला क्या कर सकते हैं। उसने अचानक से गहरी सांस ली और फिर वापस कुर्सी पर बैठ गया। मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। सोचा था कि खुद ही उसका ये हाल ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो काफी भावुक इंसान था।
एक बार नाराज होता तो फिर अगले ही पल खुद ही मान भी जाता था। मैं वहां से चला गया। अगले हफ्ते जब मैंने ईशा को अपने नाम की अंगूठी पहनाई, तब राहुल भी वहां था और हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने चैन की सांस ली कि चलो, उसका मूड ठीक हो गया है। वो बड़ा ही भावुक लड़का था और वैसे भी थोड़ा फ्लर्ट टाइप का था। कॉलेज में उसकी 2-3 लड़कियों से दोस्ती थी और फिर अफेयर भी चला। लेकिन मैं सीधा साधा था। मुझे सिर्फ ईशा में दिलचस्पी थी। इसीलिए राहुल के लिए मुझे ज्यादा दुख नहीं हुआ था। राहुल ने भी इसके बाद ईशा का जिक्र नहीं किया था कि वो ईशा में इंटरेस्टेड था। हमने ईशा से भी इस बात को छुपाया। इस तरह हमारी सगाई 1 साल तक चली और हमारी मोहब्बत और भी गहरी हो गई। हम जल्द से जल्द एक दूसरे को पाना चाहते थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि जब तक अपने सपने पूरे नहीं कर लूंगा, अपनी कंपनी नहीं बना लूंगा, मैं ईसा से शादी नहीं करूंगा। फिर वक्त गुजरता रहा और मैं दिन रात मेहनत करता रहा। राहुल भी मेरे साथ था। उसके बाद ईशा का उसने कभी जिक्र भी नहीं किया था और मैं भी नॉर्मल हो गया था और रिलैक्स भी, क्योंकि मुझे लगता था कि राहुल को ईशा से कुछ समय के लिए लगाव हुआ था, जैसे पहले दूसरी लड़कियों के साथ होता था। और जब मैंने अपनी कंपनी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे एक बिल्डिंग की शक्ल में डाल दिया और हमारा काम चलने लगा, तब मैंने आधिकारिक रूप से ईशा को शादी के लिए प्रपोज किया। हमारी सगाई 4 साल तक चली थी और इन 4 सालों में हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मैंने उसे पा ही लिया था। जब वो दुल्हन बनकर मेरे पास आई तो मैं तो उसमें खो सा गया था। वो इतनी खूबसूरत थी और मेरी किस्मत में लिख दी गई थी। मैं राहुल को भी अपनी शादी पे इनवाइट किया था और वो बिल्कुल चुपचाप सा था, न ज्यादा मुस्कुरा रहा था और ना ही ज्यादा दुखी था। बस अंदर तक उतरती निगाहों से मुझे और ईशा को देख रहा था। मैंने उसे ज्यादा नोटिस नहीं किया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान ईशा की तरफ था, जो कि किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बेहद रोमांटिक अंदाज में हुई थी। मेरी मोहब्बत पाकर वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और मैं तो खुशी से फूला नहीं समा पा रहा था। मैं 1 महीने के लिए अपनी कंपनी राहुल के हवाले करके ईशा के साथ हनीमून पर चला गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त था जो मैंने उसकी संगत में गुजारा था। इस दौरान मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कंपनी में मेरे पीछे क्या हो रहा है। मैंने सारे सीक्रेट और जरूरी दस्तावेज मेरे पड़े हुए थे और मुझे राहुल पर पूरा भरोसा था। जब मैं 1 महीने बाद वापस आया तो राहुल का रवैया कुछ बदला बदला सा था। शायद वो मुझे खुश देखकर उदास लग रहा था। मैंने कहा, राहुल, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक तुम ऐसे कुंवारे रहोगे? ये कंपनी हम दोनों की है। हम अच्छे से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अब तुम्हें भी अपना घर बसाने की सोचनी चाहिए। मैंने बड़े प्यार से कहा था, लेकिन उसने मुझे कंधे से झटकते हुए कहा, हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। मैंने कहा, कब तक ये बात अपने दिल में रखोगे? तुम्हें लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी तुम्हें। मैंने उसे छेड़ा, मगर ना जाने क्यों उसका रवैया एकदम से बदल गया। खैर, उस समय मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया। उसके बाद वो जिस जिस फाइल पर मुझसे साइन करवाता रहा, मैं बिना पढ़े ही कर दिया करता था, क्योंकि पहले भी ऐसा ही होता था। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी नाक के नीचे वो कितना घिनौना खेल खेल रहा है। उसके अंदर मेरे लिए इतनी जलन और नफरत भर गई थी कि उसने मेरी कंपनी को ही अपने नाम करवा लिया और मैं उसके सामने एकदम खाली हाथ खड़ा था। दुख इस बात का था कि वो मेरा दोस्त था, जिस पर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था, और वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अगर बात सिर्फ कंपनी की होती तो शायद मैं इसे इतना दिल पर ना लेता, मगर उसने मेरी बीवी पर भी नजर गंदी रखी हुई थी। मैं उसकी घटिया सोच पर जितना भी हैरान होता कम था। मैं ये बात ईशा को बताने की सोच भी नहीं सकता था। वो क्या सोचती राहुल के बारे में? घर आने के बाद मैं बिल्कुल खामोश था। बार बार वो मुझसे पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे बस हाँ मुंह में ही टाल दिया था। पहले मैं खुद इस मसले को हल करना चाहता था। राहुल से बात करना चाहता था, उसे प्यार से समझाना चाहता था कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगली सुबह जब मैं ऑफिस गया तो एक और कहर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं अपनी ही बिल्डिंग के सामने खड़ा था,
लेकिन इतना बेबस था कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, ऑफिस फॉर सेल। मैं गुस्से, सदमे और बेबसी की हद पर था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं राहुल का मुंह तोड़ दूं। मैं राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैंने सोच लिया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरी जमीन, मेरी ही बिल्डिंग मेरे हाथ से इतनी आसानी से निकल जाए? जैसे ही मैंने जेब से मोबाइल निकाला, एक अनजान नंबर से कॉल आने लगा। मैंने तुरंत फोन उठाया। जो बात मैंने सुनी, उसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों से मेरे शरीर का बोझ उठने से इनकार कर दिया हो, और फिर मैं अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा। फोन पर वही कमीना था और कह रहा था कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। कितना इंतजार किया मैंने इस पल का, जब ईशा मेरी हो जाएगी। तुमसे मैंने एक रात के लिए ईशा को मांगा था, मगर अब तुम उसकी शक्ल कभी नहीं देख सकोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा सब कुछ छीन कर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। बस तुम्हें बताना जरूरी समझा। आज से ईशा तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर है। वो सिर्फ मेरी है और मैं उसे हासिल कर चुका हूँ, क्योंकि जो चीज मुझे आराम से ना मिले उसे मैं जबरदस्ती छीन लेता हूँ। और ये तुम्हारे उस सरप्राइज का बदला था जो तुमने मुझे 5 साल पहले दिया था, क्योंकि अब तो तुम जरूर सरप्राइज हो गए होगे। ये कहते हुए वो जोर से हंसा था और फोन काट दिया। फोन के साथ जैसे मेरा दिल भी टूट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एकदम से पागलों की तरह दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। मुझे अभी तक उसकी बातों पर यकीन नहीं था। मैं घर जाकर खुद ईशा को देखना चाहता था। यकीनन वो घर पे ही होगी। मैंने जैसे तैसे रास्ता तय किया। ये दर्द मैं ही जानता था। जब मैं घर पहुंचा तो खामोश घर मेरा दिल दहला रहा था। मेरे होश उड़ गए थे। क्या सच में उसकी बकवास सही थी? मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से पुलिस को खबर कर दी कि मेरी बीवी का अपहरण हो गया है और मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया है। एक पुलिस ऑफिसर से मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी, इसीलिए उसने मुझसे कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, परेशान मत हो, तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे पास होगी। 24 घंटों के अंदर उसने मुझे तसल्ली दी थी, मगर मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं ईशा को किसी भी कीमत पे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। न जाने वो उस मासूम के साथ क्या करेगा। उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि राहुल इस कदर घटिया सोच का मालिक और धोखेबाज है। काश मैंने उस रात उसे सब कुछ बता दिया होता तो वो बहुत सतर्क रहती, मगर अब पछताने के सिवा कुछ भी नहीं किया जा सकता था। मैंने राहुल के घर पर भी पता किया, लेकिन घर बिल्कुल खाली था। उसने अपना सारा जरूरी सामान पहले ही वहां से निकाल लिया था, जैसे वो लंबी फ्लाइट पकड़ने की तैयारी में हो। पुलिस ने सभी एयरपोर्ट्स पर जाने वाली फ्लाइट्स की चेकिंग शुरू कर दी। मेरा दोस्त एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था, इसीलिए सब काम बहुत ही जल्दी हो रहे थे, वरना पुलिस तो किसी आम आदमी की बात सुनने को भी तैयार नहीं होती। पहले इतने सारे प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता, फिर जाकर वो हमारी बात सुनते, मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती। मगर ये शुक्र था कि शिवम मलिक ने सारा केस अपने हाथ में लिया था। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, मगर मैं बेहद परेशान था। जब तक ईशा को अपनी आंखों के सामने ना देख लेता, सांस तक नहीं ले पा रहा था। वो मेरी जिंदगी का सब कुछ थी। अगर उसे खरोच भी आ जाती तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाता। सुबह से शाम होने को थी। सारी फ्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट चेक की जा चुकी थी, मगर पुलिस को नहीं लग रहा था कि अगर वो देश से भागा है तो वो वाकई हवाई रास्ते से गया होगा, क्योंकि इतनी जल्दी ईसा का पासपोर्ट और वीजा बनवाना नामुमकिन था। पुलिस ने उसका नंबर ट्रेस किया, मगर नंबर भी बंद जा रहा था। फिर मेरा दिमाग धीरे धीरे काम करने लगा कि आखिर वो जा कहाँ सकता है। और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। एक हफ्ता पहले मैं किसी काम से उसके कैबिन में गया था, वो वहां नहीं था, तो मैं फाइल्स देखने लगा। मुझे एक जरूरी फाइल की जरूरत थी कि अचानक एक फाइल में से कुछ गिरा। मैंने नीचे झुककर उन्हें उठाया तो वो 2 टिकट थीं। उनमें लिखी तारीख एक हफ्ते बाद की थी। वो किसी समुद्री जहाज की टिकट थी जो एक हफ्ते बाद जाने वाला था, और उन टिकट का आज की ही तारीख भी थी। अचानक मेरा सिर चकराने लगा।
तो क्या वो ईशा को समुद्री रास्ते से ले जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो? ये प्लानिंग उसने बहुत पहले से कर रखी थी। वो तो बस मौके के सही इंतजार में था। मैंने जल्दी से घर में समय देखा तो शाम के 5 बज रहे थे, यानी अब से ठीक 2 घंटे बाद वो जहाज यहाँ से रवाना होना था। ईशा तक पहुँचने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे और कोई भी समय बर्बाद किए बिना हम वहां से निकल पड़े थे। फिर मेरे साथ ऑफिसर शिव मलिक भी थे। उन्होंने कहा, बड़ा चालाक आदमी है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं, हम उसे पकड़ लेंगे, तुम परेशान मत हो। बार बार मैं अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। अगर आज मैंने ईशा को खो दिया तो वो मेरी पहुंच से बहुत दूर निकल जाती। 1.5 घंटे बाद हम वहां पहुंच चुके थे। पुलिस ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया था। पूरे जहाज को घेर लिया गया था। मैं उस जहाज में खुद भी घुस गया था और शिवम मलिक और उनके अधिकारी यात्रियों की सूची जांच कर रहे थे। लेकिन मैं पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। जरूर ईशा को उसने बेहोश करके रखा होगा, क्योंकि होश में वो उसके साथ कहीं नहीं जाएगी। पुलिस भी बारी बारी सभी यात्रियों के कमरे चेक कर रही थी और फिर आखिरकार मैंने उसे दूर से देख लिया। उसकी आंखों पे काला चश्मा लगाया हुआ था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा ब्रीफ केस था। शायद वो अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही मैंने पीछे से उस पर हमला कर दिया। इस हमले पे वो अचानक घबरा गया, जैसे उसे यकीन ना हो कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाऊंगा। इससे पहले कि मैं उसे मार मार कर खत्म कर देता, पुलिस पीछे से आ गई और उसे हथकड़ियां पहना दी। मैंने जल्दी से ब्रीफ केस खोला, क्योंकि मुझे यकीन था ईशा उसी में होगी, और यही हुआ था। वो पूरी तरह बेहोशी की हालत में मिली थी और उसे देखकर मेरा दिल राहुल को मारने को चाह रहा था। अगर वो थोड़ी देर और अंदर रहती तो शायद मर ही जाती। मैं उसे वहां से निकाल कर अपने से चिपका चुका था और पागलों की तरह रोने लगा था। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर कई मामले दर्ज किए गए थे। मेरी बीवी को साथ ले जाना और मेरे सारे कारोबार पर गलत तरीके से कब्जा करना और मुझे डराना धमकाना। वो इतनी आसानी से बाहर आने वाला नहीं था। ईशा बहुत परेशान थी, लेकिन बिल्कुल चुप थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम जानती थी ईशा कि वो तुमसे प्यार करता था? तो उसने कहा, हाँ, हमारी शादी के एक रात पहले वो मेरे पास आया और कह रहा था कि अगर तुम शादी से इनकार कर दो तो मैं तुम्हें आयुष से ज्यादा खुश रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। कब से? शायद आयुष से भी पहले। और मैं दूसरी लड़कियों के साथ इसीलिए फ्लर्ट किया करता था, ताकि तुम उनसे जलन महसूस करो और मेरे करीब आ जाओ। लेकिन मुझसे पहले ही आयुष ने तुम्हें अपना बना लिया। और जो जुल्म ये है कि उसने मुझसे ये बात छुपाई थी, और जब उसने तुमसे सगाई की बात की तो मैंने भी सोच लिया कि तुम्हें प्रपोज करूंगा। अब तुम्हें उसके साथ देखना मुझसे सहन नहीं हो रहा था। प्लीज इनकार कर दो, वरना बहुत पछताओगी। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें दीवानगी की हद तक चाहता हूँ, लेकिन मैंने राहुल से सख्ती से कहा कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वो मुझसे जबरदस्ती करने लगा, मुझे पागलों की तरह छूने लगा। मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। उस दिन वो बहुत गुस्से में था कि सब कुछ जलाकर राख कर देगा, लेकिन उस रात के बाद उसने मुझसे संपर्क नहीं किया। मुझे लगा कि वो शर्मिंदा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तो तुमसे दुश्मनी पाल लेगा और थप्पड़ का बदला ऐसा लेगा। वो मेरे कंधे से लगी, फूट फूट कर रोने लगी और मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वो ऐसा पागल निकलेगा। लेकिन शुक्र था कि मैं मौके पर पहुंचकर ईशा को बचा सका था, वरना आज मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।